जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वैक्सीन सीरीज में साइंस को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने साइंस को क्वेश्चन के बिना किसी देरी से। पहला क्वेश्चन है आपका, नाइलॉन पैरासूटों के लिए प्रयोग किया जाता है। नाइलॉन पैरासूटों के लिए, जो आपके पैरासूट्स होते हैं, आप मूवी में देखते हैं ना, खुल जाते हैं, आप नीचे आते हो, तो ये पैरासूट्स बनाए किसके जाते हैं? नाइलॉन के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है। तो ये बनाए क्यों जाते हैं, प्रयोग क्यों किए जाते हैं पैरासूट्स को बनाने के लिए, क्यों किए जाते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, नाइलॉन के तो आप जूते भी पहनते हो ना, अपने जो किसान होते हैं, मम्मी पापा, मेरे पापा ही पहनते हैं, आपके पापा भी पहनते होंगे शायद से। हर खेत के लिए ये लाभदायक होते हैं। लाभदायक क्यों होते हैं? क्योंकि ये वातावरण या पर्यावरण के अनुकूल अपने को ढालते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, है ना। इसमें से वायु अंदर होके जानी नहीं है आपके, है ना, पानी अंदर होके जाएगा नहीं इन जूतों में से, है ना। वैसे ये आपका नाइलॉन का जो पैरासूट रहता है पर्यावरण के अनुकूल होता है, तो पर्यावरण के अनुकूल होने की वजह से इसको बनाया जाता है और ये सस्ता भी होता है ना, महंगा भी कम पड़ता है, सीधी सीधी बात है। तो ये पर्यावरण का अनुकूल होता है, सबसे अच्छी बात तो इसकी यही है। तो पर्यावरण के अनुकूल होता है। अब आपसे पूछेगा कि नाइलॉन क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा नाइलॉन क्या है। तो नाइलॉन एक प्रकार का बहुलक है मेरे भाई। क्या है? बहुलक है। और यह बहुलक किससे मिलकर बना होता है? तो यह बना होता है मेरे दोस्त एक लक इकाइयों से। किससे? एक लक इकाइयों से मिलकर यह बना होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। इसमें बोला है कि चाकू में तीक्ष्ण तर कर्तन किनारे होते हैं। कर्तन का अर्थ होता है मतलब पेने, है ना, पेने किनारे होते हैं, क्योंकि यह संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगने में वृद्धि करता है। दूसरा है संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगने में कमी करता है। तीसरा संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगने में कमी करता है। चौथा है संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगने में वृद्धि करता है। तो मैं आपको बता दूं कि, है ना, मान लो ये मेरा हाथ क्या है, चाकू है। ये चाकू आपको ये ऐसे काटना है ना, इसको काटना है, तो आप चाकू को ऐसे ही चलाते हो। अब मैं आपसे कह दूं कि चाकू को ऐसे मत चलाइयो, आप ऐसे चलाओ, है ना। तो देखो संपर्क क्षेत्र बढ़ गया चाकू का, है ना। अब क्या आसानी से कट जाएगा ये हाथ मेरा? नहीं कट पाएगा। अब ऐसे चलाओगे तो आसानी से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि संपर्क क्षेत्र कम होगा तो दबाव अधिक लगेगा, प्रेशर अधिक लगेगा। जब प्रेशर अधिक जनरेट होगा तो आसानी से यह कट जाएगा, काम आसानी से करेगा। वैसे सुई का काम होता है, अब सुई की नोक तो इतनी होती है ना, मतलब संपर्क क्षेत्र उसका कम है ना, तो प्रेशर अधिक लगता है, तो सुई आसानी से कहीं भी ठुस जाती है, कहीं भी घुस जाती है ना। वही काम रहता है इसका। यदि इसमें है ऑप्शन में कि संपर्क क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगने में वृद्धि होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये रहा डी नंबर पे। संपर्क क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगने में वृद्धि करता है आपका चाकू। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वथन जल रिएक्टर। क्या बोला इसने? क्वथन जल रिएक्टर तथा दावानुकूलित जल रिएक्टर किसके प्रकार हैं? तो मैं बता दूं आपको, यह जो दोनों के दोनों हैं, यह नाभिकीय रिएक्टर के प्रकार है। नाभिकीय रिएक्टर में इनको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कौन होता है? सीधी सीधी बात है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपवर्तन क्या कहलाता है। अपवर्तन किसको कहा जाता है ना। देखो सीधी सीधी बात है, आप लोग डेफिनेशन कुछ अपने प्रकार से बोलते हो जो मेरे को पसंद नहीं आती है। आप डेफिनेशन में क्या बोलते हो? अपवर्तन की डेफिनेशन में, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी कब? जब वो माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, तब तो वो जाएगी ना उसके आर पार। तो डेफिनेशन ऐसी लिखा करूं मेरे हिसाब से कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना। अब मार्ग से विचलित कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ले लेते हैं इधर मोटे तौर पर एग्जाम्पल्स, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने इधर पर ले लिया, एक परावर्तक पृष्ठ नहीं लेना है आपको, पारदर्शी माध्यम लेना है। तो मैंने ले लिया ये पारदर्शी माध्यम क्या है आपका,
ये रहा आपका पारदर्शी माध्यम कांच, ये है आपका कांच, है ना। मैंने कांच को ले लिया और कांच के ऊपर क्या है आपकी वायु, नीचे भी क्या है आपकी वायु, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो मैं आपसे कहूँ कि जब प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये ले लिया मैंने अभिलंब। अब मैंने प्रकाश की किरण को डाला, ये डाला, है ना, ये डाला। अब देखो ये क्या है आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है, अब देखो आपतित किरण और ये क्या है, इधर जो आएगी अपवर्तित किरण, परावर्तित मत बोलना क्योंकि परावर्तित में लौट जाती है, अपवर्तित में दूसरे माध्यम में आती है। तो पहले तो ये बताइए कि वायु और कांच में से दोनों में से सघन कौन है, कांच से सघन। तो मैं कांच को मान लेता हूँ कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, ये है आपका सघन माध्यम, है ना। और वायु आपकी कांच से विरल है, तो मैंने वायु को मान लिया क्या है आपका विरल माध्यम, विरल माध्यम, है ना। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अपवर्तित तो होती है, लेकिन अपवर्तित तो होती है लेकिन यह सीधी जानी चाहिए। इसका मूल मार्ग क्या है, ए है, इसका रहा ये मूल मार्ग, मूल मार्ग, इसका क्या है मूल मार्ग है। अब ये इस मूल मार्ग पर जानी चाहिए किरण को क्योंकि प्रकाश की रेखा की सीधी दिशा में संचरण करती है, लेकिन रास्ते में आ गया अवरोध, तो यह मूल मार्ग पे तो नहीं जाएगी लेकिन मूल मार्ग से थोड़ी अविलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की किरण जो है कुछ इस दिशा में आएगी क्योंकि यह जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। अपवर्तित किरण है ये, ना कि परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, है ना। तो अपवर्तित किरण ए वाली, इसको मत समझना, ए वाली जो जिसमें मैंने तीर लगाया है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अपवर्तन कोण होता है, देख लेते हैं। आपतन कोण से कम और आपतन कोण से अधिक जल की पृष्ठ से सदैव 90 डिग्री के समान और आपतन कोण के समान। देखो इधर पर माध्यम क्या लिया है इसने, वायु और जल, है ना। तो मैं यदि इस कांच को हटा दूं और कांच की जगह मैंने क्या भर दिया, आपका जल भर दिया, ये रहा, है ना। तो जल भी वायु से क्या होता है, सघन होता है ना। और देखो आपतन कोण है जो अपवर्तन कोण से अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। आपतन कोण तो वैद्य को ऑलरेडी 45 है, लेकिन यह झुक जाती तो 45 ना होकर और कम होगा इसका कोण, तो सीधी सीधी बात है। तो अपवर्तित या अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण से कम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपतन कोण से कम। ए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अम्लत्वनाशक का उपयोग इसके लिए किया जाता है। अम्लत्वनाशक क्या वाला है, जब आपको एसिडिटी हो जाती है ना, एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि अम्लत्वनाशक को बोलते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड, है ना। प्रति अम्ल भी कह सकते हो इसको, प्रति अम्ल। आपको क्या हुआ, एसिडिटी हो गई आपको, आप बार बार जा रहे हो मैदान में, है ना, फ्रेश होने के लिए, आपको एसिडिटी हो गई, है ना, अम्लीयता हो गई।
तो इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए आपको एंटी एसिड की ज़रूरत होती है। अब एसिडिटी कब होती है? जब अनपच उपचार के कारण आपका मतलब पाचन ठीक से ना हो। पाचन क्या ना हो? ठीक तरीके से नहीं होगा, है ना, अपाचन होगा। क्या होगा फिर? अपाचन बोल सकता हूँ। तो इसके उपचार के लिए किसको दिया जाता है? एंटी एसिड को दिया जाता है। जैसे आप इसकी अम्लता हो जाती तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि इनो ले लो, जाओ इनो दे देता है और इनो खाओ तो आपका जो एसिडिटी है ठीक हो जाती है। तो ये अम्लत्वनाशक किसके उपचार के लिए होता है? अपाचन के उपचार के लिए। ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6वां, बल्ब में शब्द एलईडी निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। आपको एलईडी का फुल फॉर्म आना चाहिए। यदि एलईडी का फुल फॉर्म आता है तो आप आंसर एक बार में कर दोगे, बाकी तो आप गलत ही कर दोगे, क्योंकि इसमें तो आप एलिमिनेशन करते नहीं हो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा ही नहीं पाओगे इसमें। सीधा सीधा याद करने वाली चीज़ है, इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, LED, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये लिखा, ठीक है ना। बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे कहते हैं। देखो, मादा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? देखो, चूंकि जो निषेचन है कहाँ हो रहा है? पानी में हो रहा है, तो मादा शरीर के तो बाहर ही हो रहा है ना, तो बाह्य निषेचन क्या है? चल, मादा शरीर के बाहर होने वाला निषेचन। किसके? मादा शरीर के बाहर होने वाला निषेचन। बाहर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। और निषेचन आपका कहाँ पे हो रहा है? पानी में हो रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, पानी में मादा अपने अंडाणु को छोड़ देती है, फिर नर उस अंडाणु पर अपने शुक्राणु को छोड़ देता है, तो फिर निषेचन हो जाता है। और इस प्रकार के निषेचन को क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन बोलते हैं, है ना। अब चूंकि अंडे के साथ निषेचन हुआ है तो ऐसा निषेचन या फिर अंडायुज क्या कहलाता है? पहले तो ये जान लो अंड प्रजनन क्या कहलाता है। अब देखो, निषेचन के बाद होना क्या है? आपके बच्चे का निर्माण होना है, और बच्चा का निर्माण या तो माता के गर्भाशय से होगा उसका निर्माण, या फिर अंडे से निर्माण होता है ना। तो जब बच्चे का निर्माण माता के गर्भाशय से होता है तो ऐसे प्रजनन को बोला जाता है जरायुज, ओविपेरस, है ना, सॉरी बोविपेरस। जरायुज कर होता है विविपेरस। और जब बच्चे का जन्म अंडा या अंडाणु से या फिर अंडे से होता है तो ऐसे निषेचन को या ऐसे प्रजनन को बोला जाता है अंडायुज, ओविपेरस। तो इधर पर जन्म हो रहा है जो बच्चे का, किससे हो रहा है? अंडे से हो रहा है। तो जरायुज तो दोनों ऑप्शन कट ही जाएंगे। अब वो देखो कहाँ पे हो रहा है? पानी में हो रहा है, तो कौन सा निषेचन है? बाह्य निषेचन है, तो बाह्य निषेचन करेक्ट ऑप्शन हो जाए। बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजक, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अब देखो, प्राकृतिक संसाधन डीजल, पेट्रोल, ये सभी कहलाते हैं जिसको आप प्रकृति के लिए, जो प्रकृति के द्वारा दिए गए साधन उनकी आपको आवश्यकता कब अधिक होगी? जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो इनकी कमी होगी। फिर जब कमी हो जाएगी इनकी तो आपकी मांग अधिक हो जाएगी, है ना, तो डिमांड आपकी अधिक हो जाएगी। आज की डेट में डिमांड अधिक है पेट्रोल डीजल की, तो उसके भाव बढ़ भी गए, आप देख भी रहे हो। तो सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड निम्न द्वारा निर्मित होते हैं। मैं आपको बता दूं, कोशिका झिल्ली होती है जो आपकी, ये वही आपकी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। तो उसने पूछा है जो कोशिका झिल्ली आपकी बनी होती है किसकी? लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। लिपो का अर्थ होता है लिपिड और प्रोटीन का अर्थ होता है प्रोटीन। तो लिपिड प्रोटीन बनाता कौन है? इसको बनाता कौन है उसने पूछा। तो मैं बता दूं, इसके अंदर पाया जाता है एक कोशिकांग जिसका नाम होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप हिंदी में बोलते हो अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हो? अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका आपका लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करता है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? उस गैस का नाम बताइए जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है। भंजन का अर्थ होता है टूटना और ग्लूकोज का टूटना। और उसने कब बोला है? अवायवीय, जब वायु उपस्थित ना हो, O2 क्या हो? एब्सेंट हो, है ना। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह टूटता है तो इस प्रकार के श्वसन को बोलते हैं अनाक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और टूटकर क्या बनाता है? आपका CO2 बनाता है और जल बनाता है ना। तो उसने क्या बोला है? मुक्त होता है। जल तो देखो है ही नहीं पूरे चारों के ऑप्शन में, तो जल को तो आप कंसीडर करनी नहीं है। अब बचा क्या आपका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है? तंत्रिका कोशिका के समांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों का लघु विस्फोट कहलाता है। अब देखो मैं आपको, है ना, एक थप्पड़ मार दूं तो आपके दिमाग में एक संदेश पहुंच जाएगा। तो वो संदेश आपके दिमाग में पहुंचा कैसे? आपकी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी में फैली हुई है तंत्रिकाएं कोशिका, है ना, जो कि आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जब मैंने आपको थप्पड़ मारा या चांटा मारा तो वो आवेग है ना, जो वो संदेश है ना, तंत्र के थ्रू आपके दिमाग में पहुंचा, मस्तिष्क में पहुंचा। और इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं आवेग। किसके द्वारा? आवेग के थ्रू पहुंचता है ना। तो यही पूछा है, वो लघु विस्फोट क्या कहलाता है? संदेशों का जो मैंने आपको लघु विस्फोट दिया वो कहलाता है आपका आवेग, इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? लीला ने शल्य चिकित्सा कराई है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। उससे कोशिकांग का नाम बताइए जो सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए। देखो लीला ने शल्य चिकित्सा करवाई है। शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है सर्जरी। अब होगी उसकी शक्ल खराब या ठीक, जैसे भी उसको अपनी करवानी होगी वैसे उसने करवा ली। तो शल्य चिकित्सा के दौरान होता क्या है? आपकी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, आपकी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि नई कोशिकाओं का निर्माण होना है ना, नया शेप बनेगा आपकी बॉडी में। क्योंकि सर्जरी क्या करती है? नया शेप देती है आपको। तो नई शेप में आपकी नई सेल्स बनेंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी। और उसने बोला है कि कोशिका के अंदर क्या उपस्थित होता है? बहुत सारे कोशिकांग। ये सभी क्या है? कोशिका के कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो उसने बोला है कि कौन सा कोशिकांग सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए, सर्वाधिक एक्टिवेट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यदि कोशिकाओं की मरम्मत होनी है, क्योंकि आपकी कोशिका टूटी हुई है, नई सेल्स बननी है, तो कोशिकाओं की मरम्मत के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है प्रोटीन। कौन होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? राइबोसोम। कौन सा करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है। और राइबोसोम क्या हो गया आपका? कोशिकांग हो गया, क्योंकि किसके अंदर पाया जाएगा? कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो राइबोसोम आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक एक्टिवेट कौन होना चाहिए? आपका राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है? निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल वो फसलें कहलाती हैं जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, है ना। मतलब जब ठंडी हो जाती है ना, ठंडियों में जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे आप चने को बोते हो, गेहूं को बोते हो, सरसों को बोते हो, है ना। ये रबी की फसलें होती हैं आपकी। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? रबी की फसल नहीं है। तो देखो मटर, गेहूं, सरसों ये तो आप रबी की फसल होती है, क्योंकि ये ठंडियों में बोई जाती हैं। मक्का को नहीं बोया जाता, तो मक्का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है? एक पशु जो संभ्रमित व्यक्ति से, मतलब संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में रोग संचरित या संचारित करता है, उसे डेडेस कहा जाता है। एक पशु का नाम बोलना है यार, मतलब पशु एक संक्रमित है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह है, मतलब एक पशु संक्रमित है, मेरे को रोग है, मेरे वाहक को लेकर वो अपनी बॉडी से दूसरे व्यक्ति को लेकर जाता है, तो वो उस व्यक्ति को देता है ना, तो उसमें भी संक्रमण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है, सीधा सीधा कहा जाता है इसको वेक्टर कहा जाता है ना। यह प्रक्रिया पूरी की पूरी कहलाती है आपकी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15वां, आंत्र मतलब आंत पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, ठीक है। आंत में होता क्या क्या है एक्चुअली में? आप जब भोजन खाते हो तो आंत में होता है भोजन का पाचन, है ना,
और क्या होता है, अवशोषण। तो देखो इसने क्या पूछा है, आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं, ठीक है, अवशोषण होता है आंत में। किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है, तो मैं बता दूं, पेट में और आंत में, है ना। जो अंदर की लेयर होती है उसमें जो उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको बोलते हैं स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। तो ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं इसके लिए उत्तरदायी होती हैं, है ना। आज के सेशन के क्वेश्चन आपके खत्म हुए। चलिए अगले सेशन में करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस। जय हिंद, धन्यवाद।